इससे कम लोगों को कनाडा की पीआर दी जाएगी। हो सकता है कि आपको अपनी होम कंट्री में वापस जाना पड़े, तो पीआर विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। तो भाई इतने टाइम से जो शोर मचा हुआ था कि भी कनाडा के अंदर इलेक्शंस होने हैं, फेडरल इलेक्शंस होने हैं, पता नहीं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मार्क कार्नी या पियर पॉलिवियर, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे जानने में। फाइनली वो हो चुके हैं। लिबरल पार्टी इलेक्शंस को जीत चुकी है। ऑल्दो उन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन स्टिल मार्क कार्नी विल रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। और बहुत सारे लोग खुश हैं, पर्टिकुलरली इमिग्रेंट्स, और उसके अंदर भी स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स जो पीआर की तलाश में है। उनको लगता है जो लिबरल गवर्नमेंट है वो काफी प्रो इमिग्रेशन है। मतलब पिछले 1-1.5 साल को अगर छोड़ दें तो लिबरल पार्टी काफी प्रो इमिग्रेशन रही है। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि लिबरल पार्टी का फ्यूचर में इमिग्रेशन को लेकर क्या रवैया रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा, क्योंकि मार्क कार्नी ने काफी सारी स्टेटमेंट्स दी हैं इमिग्रेशन को लेकर, तो उससे साफ पता लगता है कि क्या हिसाब किताब रहेगा फ्यूचर में इमिग्रेशन का कनाडा के अंदर। हाँ सर, सबसे पहले बात आ जाती है इमिग्रेशन के ऊपर एक कैप लगाने की या फिर लिमिट लगाने की। तो बेसिकली मार्क कार्नी या फिर इन जनरल लिबरल पार्टी का ये कहना है कि पिछले 2-3 सालों में कनाडा के अंदर जो इमिग्रेशन है ना वो बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ही अनसस्टेनेबल तरीके से हुई है। आपको पता ही, अगर आप ग्राफ्स वगैरह चेकआउट करोगे तो जो नंबर है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है, और इतने बड़े नंबर को कनाडा एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी नहीं था। मतलब यहाँ पे जो सारे सिस्टम्स वगैरह बने हुए हैं, जो हाउसिंग है, जो हेल्थ केयर का सिस्टम है, या फिर जो सोशल सर्विसेज वगैरह है, इतने सारे लोगों को हैंडल करने के लिए कुछ भी रेडी नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोगों को सफर करना पड़ा। इसी वजह से जो इमिग्रेशन के लेवल्स है ना उसको कंट्रोल में लाने की जरूरत है, थोड़ा सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करने की जरूरत है। तो मार्क कार्नी का एजेंडा ये है कि जो प्री पेंडेमिक लेवल्स थे, मतलब 2018 या फिर 19 में जितने लोग कनाडा के अंदर आते थे उसके आसपास नंबर को लेके आया जाए। आपको याद होगा कि यार अक्टूबर 2024 में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने पहले, जो आईआरसीसी ने इमिग्रेशन के टारगेट्स वगैरह अनाउंस किए थे उसमें नंबर्स को काफी हद तक रिड्यूस कर दिया था। मतलब कितने लोगों को पीआर दी जाएगी उसको 20% से रिड्यूस कर दिया था। नई जो स्टडी परमिट एप्लीकेशंस अप्रूव की जाएंगी उसके ऊपर भी काफी रिस्ट्रिक्शंस, लिमिट्स वगैरह लगा दी थी, और साथ के साथ एसओडब्ल्यूपी एप्लीकेशंस के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दी थी। और मार्क कार्नी का तो ये कहना है कि भी कितने लोगों को पीआर दी जाएगी 2027 के बाद, वो होगा कनाडा की पॉपुलेशन का 1% से भी कम। तो आज के टाइम पे कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो है अप्रॉक्सीमेटली 41.5 मिलियन। तो इसका 1% निकाल लो, अप्रॉक्सीमेटली 410,000 पीपल हो जाता है। तो इससे कम लोगों को कनाडा की पीआर दी जाएगी हर साल। और 2025, 2026 और 2027 के जो टारगेट्स हैं वो इससे भी कम है। 2025 के टारगेट्स हैं 395,000 पीपल, 2026 के टारगेट्स हैं 380,000 पीपल, और 2027 का टारगेट है 365,000 पीपल। तो इससे ये पता लगता है जो सीआरएस स्कोर है या फिर और जो रूट्स वगैरह हैं, जो कैटेगरीज हैं, उसमें हिसाब किताब थोड़ा सा मुश्किल ही होगा, क्योंकि जो नंबर है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, उसको एक सस्टेनेबल नंबर पे लाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद यार बात आ जाती है टेम्परेरी रेजिडेंट्स की। तो बेसिकली यार मार्क कार्नी या फिर लिबरल गवर्नमेंट का सीधा सीधा साफ सुथरा एजेंडा यही है कि कनाडा के अंदर 2027 तक टेम्परेरी रेजिडेंट्स का जो नंबर है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि 2025 जनवरी में कनाडा के अंदर टोटल 3.02 मिलियन टेम्परेरी रेजिडेंट्स थे, जो कि बनता है 7.25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कनाडा, जो कि 41.5 मिलियन है। लेकिन 2027 तक लिबरल पार्टी का एजेंडा ये है कि उसको रिड्यूस करके 5% तक लेके आया जाए। अब ये करने के ना दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि ऑलरेडी जो कनाडा के अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं, कोई अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे है, कोई अपने स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे है, कोई इन जनरल किसी क्लोज वर्क परमिट पे है, तो उनको पीआर दे दी जाए। तो जैसे वो पीआर हो जाएंगे उनका टेम्परेरी स्टेटस हट जाएगा, तो टेम्परेरी रेजिडेंट्स का अपने आप नंबर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जो भी टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं उनका जैसे ही वीजा एक्सपायर हो जाएगा तो वो कनाडा को छोड़ के चले जाएंगे, तब भी टेम्परेरी रेजिडेंट्स का जो नंबर है वो कम हो जाएगा। तो इससे यार दो चीजें समझ आती हैं। सबसे पहली तो काइंड ऑफ अच्छी चीज है, एक गुड न्यूज है कि भाई ये चाहते हैं जो लोग कनाडा के अंदर टेम्परेरी स्टेटस पे हैं या फिर टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं उनको कनाडा की पीआर दी जाए, उनको पक्का किया जाए, ताकि इनका जो टारगेट है वो मीट हो सके, जो 7.25% से 5% पे लेके आना है। तो डेफिनेटली ये कुछ प्रोग्राम्स वगैरह लेके आएंगे ताकि टेम्परेरी रेजिडेंट्स को पीआर मिल सके। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम वाली चीज ये है कि अगर किसी का वीजा एक्सपायर हो रहा है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे है या फिर अपने स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे या फिर किसी भी वर्क परमिट पे है, अगर वो एक्सपायर हो रहा है तो इट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग फॉर देम कि एक्सपायर हो रहा है, तो वो लोग कनाडा छोड़ के जाएंगे, तब भी टेम्परेरी रेजिडेंट्स का जो नंबर है वो कम होगा। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, अगर वो कनाडा की जो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस की लिस्ट है या फिर वो जो एक्सप्रेस एंट्री की 6 कैटेगरीज हैं उनके अंदर आता है, तो डेफिनेटली आपकी बड़ी आसानी से देर सवेर पीआर हो जाएगी और आप बन जाओगे पक्के कनाडा वाले। लेकिन इन केस अगर आप किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको अपनी होम कंट्री में वापस जाना पड़े। बाकी डिटेल में हमेशा चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए एक आरसीआईसी के पास जाना चाहिए। ऐसे यूट्यूब पे गुसाई कुछ भी बोली जा रहा है उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यार बात आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच की। तो बेसिकली आगे आने वाले टाइम में एटलीस्ट अगले 5-6 सालों तक कनाडा के अंदर अगर हम इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रेंच की बहुत
ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। जो फ्रेंच है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है कनाडा के इमिग्रेशन में। तो बेसिकली आज के टाइम पे मतलब 2025 का जो टारगेट है फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन का, मतलब वो लोग जो फ्रेंच बोल सकते हैं, वो है 8.5% ऑफ द टोटल इमिग्रेंट्स। उसके बाद 2026 का जो टारगेट है वो है 9.5% और 2027 का जो टारगेट है वो है 10%। लेकिन लिबरल पार्टी ने ये प्रपोज किया है कि इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देना चाहिए और 2029 तक जो नंबर है वो 12% हो जाना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो फ्रेंच सीखने में इंटरेस्टेड हो, या फिर आपको फ्रेंच थोड़ी बहुत आती है, आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, या फिर टेफ का एग्जाम क्लियर करके बैठे हो, या फिर प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि फ्रेंच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाएगा। तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो कैटेगरी है ना फ्रेंच बेस्ड ड्रॉज की, वो आई थिंक और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आएंगे। तो फ्रेंच अगर आप सीख सकते हो तो डेफिनेटली ट्राई करो। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, फ्रेंच सीखना कोई इतना ईजी नहीं है। जिनको ऑलरेडी आती है या फिर टेफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। उसके अलावा यार मार्क कार्नी का ये भी कहना है कि पिछले कुछ सालों में जितने टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को कनाडा के अंदर एंट्री दी गई है, उतने लोगों को एंट्री नहीं दी जानी चाहिए थी। मतलब टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स वो होते हैं जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम या फिर इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर कनाडा आते हैं। मार्क कार्नी का ये कहना है कि यार डेफिनेटली कोविड-19 के टाइम पे कनाडा के अंदर बिजनेसेस को रन करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी और उसी लेबर शॉर्टेज को मीट करने के लिए उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे टेम्परेरी फॉरेन वर्कर वीजास को अप्रूव किया। लेकिन उस प्रोसेस में वो ये भूल गए कि भी कितने सारे लोग आई जा रहे हैं और इतने सारे लोगों को कनाडा एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी नहीं है। तो मार्क कार्नी इस चीज को अब ठीक करना चाहते हैं, एक सस्टेनेबल लेवल पे लाना चाहते हैं। इसलिए यार प्लान के हिसाब से टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम का जो नंबर है ना वो सेट किया है फ्लैट 82,000 पीपल पर ईयर फॉर 2025, 26 एंड 27। और इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर भी लोगों को जो वर्क परमिट दिए जाते हैं वो है अप्रॉक्सीमेटली 285,000 पीपल फॉर 25 एंड 128,000 पीपल अप्रॉक्सीमेटली फॉर ईयर 2026। और जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन है टेम्परेरी रेजिडेंट्स की, वो डिक्लाइन करेगी बाय अबाउट 445,000 पीपल इन 2025 एंड सेम नंबर इन 2026। तो सिंपली गवर्नमेंट का प्लान यही है कि कनाडा के अंदर जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स का नंबर है उसको रिड्यूस किया जाए। उसके बाद यार बात आ जाती है हाउसिंग क्राइसिस की, और ये चीज ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमिग्रेशन से रिलेटेड है और बहुत सारे लोगों को इस क्राइसिस की वजह से पीआर लेने में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली कनाडा के अंदर ना एक हाउसिंग शॉर्टेज चल रही है, मतलब जितने लोग हैं कनाडा के अंदर उतने इनफ हाउसेज नहीं है। तो कनाडा के अंदर नए घर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके आ रही है ताकि कनाडा के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और उन्हीं के अंदर मार्क कार्नी का भी एक स्पेसिफिक प्लान है जिसका नाम है सुपरचार्ज कनाडाज हाउसिंग प्लान। अब इस प्लान के अंदर मार्क कार्नी का एजेंडा ये है कि भाई कनाडा के अंदर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का वर्कफोर्स है उसको ग्रो किया जाए। किस तरीके से? दो तरीके से। पहला तरीका तो ये है कि जो स्किल्ड ट्रेड वर्कफोर्स है उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, और दूसरा तरीका ये है कि स्किल्ड ट्रेड की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की 6 कैटेगरीज देखोगे तो उसमें से एक कैटेगरी है स्किल्ड ट्रेड्स की। उसके अंदर पूरी जो लिस्ट दी हुई है, अगर आप उसमें से कुछ भी परस्यू करते हो, उसके अंदर अपनी कनाडा के अंदर जॉब करते हो, तो भाई साहब जो सीआरएस कट ऑफ है ना आपके लिए स्पेसिफिकली काफी ज्यादा कम होगा, जो क्लियर करना काफी ज्यादा इजी होगा। तो पीआर विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। जनरल कैटेगरी में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मतलब पहले क्या होता था कि कनाडा के अंदर जैसे भी पीआर ले लो, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, पीआर हो जाती थी कट ऑफ क्लियर करके सीआरएस वाला। उसके बाद जो फोकस है ना वो प्रोविंसेस के ऊपर आ गया कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोविंस में चले जाओ, कुछ भी काम कर लो, नॉक सी, नॉक डी, नॉक बी की जॉब, तब पीआर हो जाती थी। लेकिन अब जो टाइम है ना वो स्किल बेस्ड हो चुका है। मतलब आप किस फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी पीआर होगी या नहीं होगी। तो इसलिए सोच समझ के सारी चीजें प्लान करके कि भी कनाडा का क्या एजेंडा है, जिस कंट्री में आप जा रहे हो, जहां पे रहने जा रहे हो, जहां पे सेटल होना चाहते हो, उनके क्या टारगेट्स हैं, उनका क्या फोकस है, तो उससे आपको अलाइन करना पड़ेगा अपना करियर। और एंड में ये भी शेयर करना चाहूंगा कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लिबरल आ जाए, कंजर्वेटिव आ जाए, या फिर मार्क कार्नी आ जाए, पियर पॉलिवियर आ जाए, या फिर कोई रैंडम पर्सन कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बन जाए, हम अगर जिस भी स्टेज पे अपनी लाइफ में है, अगर हम एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है और हमारा गोल है एकेडमिक्स में अच्छा करना, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे, हमारा गोल है कि मेरे को बहुत ही बढ़िया कनाडा के अंदर अपनी फील्ड जॉब लेनी है, बढ़िया सैलरी वाली, अगर हमारी पीआर हो चुकी है, हमारा गोल है कि मेरे को कनाडा के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर एक बढ़िया सा घर खरीदना है, तो कोई प्राइम मिनिस्टर हमारी हेल्प नहीं करने वाला इंडिविजुअल लेवल पे। शॉर्ट टर्म में कोई भी नया प्राइम मिनिस्टर आ जाए उससे कोई ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें अपने आप को रेस्क्यू खुद ही करना पड़ेगा, हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। कोई प्राइम मिनिस्टर आके ये नहीं बोलने वाला कि अच्छा तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, मैं जॉब दिला लेता हूँ, अच्छा तुम्हारी डाउन पेमेंट इकट्ठी नहीं हो रही, मैं तुम्हारी डाउन पेमेंट इकट्ठी करवा देता हूँ, अच्छा तुम स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने एकेडमिक्स में, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, एग्जाम में तुम्हें पढ़ा देता हूँ। ऐसा तो होने नहीं वाला ना, कॉमन सेंस है। तो डेफिनेटली एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा फोकस नहीं लगाना चाहिए कि ये जीत जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो जीत जाएगा तो वैसा होगा। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन
लेकिन शॉर्ट टर्म में कि भी 6 महीने में आपको जॉब चाहिए या फिर 1 साल 2 साल के अंदर अंदर आपको कनाडा की पीआर लेनी है, वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, तो भाई साहब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। काम करो, अपने प्लान्स बनाओ, जो एक्सटर्नल चीज़ें होती जा रही हैं उसके हिसाब से अपने प्लान्स बनाओ और उनको चेंज करो। तो ये सिस्टम। बाकी आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कनाडा के अंदर आज के टाइम पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट होने वाले हो या फिर 1 साल बचा है, या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे हो, एक्सपायर होने वाला है या फिर 1-1.5 साल बचा है, जो भी हिसाब किताब है, अगर आप अपनी पीआर को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो कि भाई सीआरएस स्कोर कैसे बनेगा, तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपना सीआरएस स्कोर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर आप वो सब जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। और हाँ, स्टूडेंट परमिट पे कौन कौन से वायलेशंस नहीं करने चाहिए वो जानना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।